आइए दोस्तों, आज बात करते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 8 की। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो नॉर्मल कोर्स में अपेरेंटली इन प्रोविज़न्स की व्यवस्था होती है, वो जैसी लगती है ईज़ी, कई बार उतनी होती नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस उसमें उठ जाते हैं। लिहाजा जिस रूलिंग पर बेस्ड आज का ये मेरी टॉक है, सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट के बाबत, उसमें जो एक इंट्रिकेसी है, जो फाइनल पॉइंट इन्वॉल्व है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट जो नया वाला है 96 वाला, उसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई सिविल सूट फाइल होता है और यदि सब्जेक्ट मैटर वो एक ऐसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से कवर होता है जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में है, तो डिफेंडेंट को ये लिबर्टी है कि वो एक एप्लीकेशन मूव करे सेक्शन 8 के तहत और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करे कि साहब, चूंकि ये मैटर आर्बिट्रेशन क्लॉज से हमारे कवर होता है और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज़ है, तो लिहाजा ये सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं बनता है और पार्टीज़ को डायरेक्शन ये देना चाहिए कि उनको अपने मैटर को आर्बिट्रेशन से आर्बिट्रेटर के माध्यम से सेटल कर लेना चाहिए। तो ये बेयर प्रोविज़न है और इसमें अब जो अमेंडेड एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट, उसमें तो ये व्यवस्था है कि कोर्ट के अगर ये सेटिस्फाइड है, दो चीज़ें देखेगी बस, कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से कवर होता है, तो कोर्ट हैज़ नो ऑप्शन बट टू रेफर दी पार्टीज फॉर आर्बिट्रेशन। तो ये एक बेयर प्रोविज़न है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट से बाहर होने की बाबत जो आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले आपको मूव करनी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो अगर रिटन स्टेटमेंट आपने दाखिल कर दिया, तो इसका मतलब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो लिहाजा अब आप बार्ड हैं कि सेक्शन 8 के सूट का सेक्शन 8 से बाहर होने की बाबत आप कोई एप्लीकेशन मूव कर सकें। तो लिहाजा एक तो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले और सेक्शन 8 की एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए अलोंग विद द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। वो पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या इंडिपेंडेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। तो जैसा भी है, तो आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल दाखिल करेंगे और एप्लीकेशन सेक्शन 8 के लिए कि मूव करेंगे बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। लेकिन जिस रूलिंग के बेसिस पर ये मैं आज टॉक आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उस रूलिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है कि अगर रिटन स्टेटमेंट में इटसेल्फ ये कहा गया है कि सूट इज बार्ड बाय सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट या बिटवीन द पार्टीज आर्बिट्रेशन एक्ट है, लिहाजा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और लिहाजा पार्टीज अपने मैटर्स को सेटल कराने के लिए और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराए और सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो अगर ये पर्टिकुलर फैक्टर रिटन स्टेटमेंट में ले लिया गया है और रिटन स्टेट के साथ ही या पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट और रिकॉर्ड पर है जिसमें कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विशिष्ट परिस्थिति में रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद भी आप सेक्शन 8 की एप्लीकेशन दे सकते हैं और इस परिस्थिति में सेक्शन 8 की एप्लीकेशन इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं की जाएगी कि रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने के बाद और आपने ये एप्लीकेशन सेक्शन 8 की मूव की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, टेक्निकल आस्पेक्ट है और जो एक जनरल व्यू है, जनरल एक इम्प्रेशन है सेक्शन 8 का, उसके एक एक्सेप्शनल मैटर में आता है। तो इन नटशेल इस रूलिंग में बड़ी खूबसूरत बात ये कही गई है कि अगर फाइल पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से है, चाहे वो प्लेंटिफ ने दाखिल किया हो या डिफेंडेंट ने दाखिल किया हो, और यदि रिटन स्टेटमेंट में इटसेल्फ ये कह दिया गया है कि साहब मैटर इज कवर्ड बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड द सिविल कोर्ट हैज़ गॉट नो जुरिस्डिक्शन एट ऑल, तो ऐसी परिस्थिति में रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद भी
आपकी जो एप्लीकेशन सेक्शन 8 की है वो एंटरटेन की जाएगी और अकॉर्डिंगली उस पर ऑर्डर पास किया जाएगा। तो ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि जनरली होता ये है कि रिटन स्टेटमेंट दाखिल हो गया है और उसके बाद अगर सेक्शन 8 की एप्लीकेशन आई है तो कोर्ट उसको आउटराइट रिजेक्ट करने लगती है कि नहीं भी देखिए आपने रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दिया है और सेक्शन 8 की एप्लीकेशन आपकी बाद में आ रही है, लिहाजा मैं इसको एंटरटेन नहीं करूँगा या इस पर इसको मैं मानता हूँ कि मेंटेनेबल नहीं है। तो उस वक्त आप ये प्लीड कर सकते हैं कि देखिए रिटन स्टेटमेंट मेरा दाखिल ज़रूर है, लेकिन इस रिटन स्टेटमेंट में भी मैंने कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया है और मैंने कहा है फलां क्लॉज़ में कि भई एज़ देयर इज़ arbitration agreement between the parties, so the matter is not entertainable by the civil court and the parties should be directed for getting their dispute resolved थ्रू दी आर्बिट्रेटर ओनली। तो ये बात एक आपको ख्याल रखनी है कि रिटन स्टेटमेंट में है। हालांकि प्रैक्टिकली मैं ये मानता हूँ कि भाई अगर आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो बेहतर ये है कि आप सेक्शन 8 की एप्लीकेशन मूव पहले कर दें और उसके बाद में रिटन स्टेटमेंट फाइल करें। लेकिन कभी कभी हो जाता है, टू आर इज़ ह्यूमन, तो कभी कभी हो जाता है। तो उस समय यदि आपके रिटन स्टेटमेंट पे ग्राउंड है कि भाई सूट सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट से बाहर है और ये बात मेरी WS में मैंशन है, तो आप सक्सेसफुली कोर्ट के सामने ये प्लीड कर सकते हैं। तो ये जो रूलिंग है जिस पर आपकी ये हमारी टॉक बेस्ड है उसका रेफरेंस मैंने नीचे दिया है, उसे आप देख लें और पढ़ें। बड़ी अच्छी रूलिंग अपने हाई कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह को सबको रेफ़र करके उन्होंने ये एक प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि इस परिस्थिति में आपका सेक्शन 8 का एप्लीकेशन इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट एंटरटेनेबल होगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर ऐसी बात करेंगे।